सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरव्यू दिया जाना एक पॉडकास्टर को, लेकिन उस इंटरव्यू में चाइना के बारे में भारत के सुधरे बोल ज्यादा बड़ी चर्चा बन जाती है कि कैसे एलिफेंट और ड्रैगन एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। इसकी बड़ी चर्चा बन जाती है और ऐसे समय पे जब ट्रंप पूरी तरह से ब्रिक्स नेशंस को यह कहकर धमका रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तमाम बातें उस समय चल रही हो और ऐसे में भारत का चीन के प्रति रुख एक इंटरव्यू के माध्यम से निकल कर आता है कि हम बड़ा ही नरम रवैया अपना रहे हैं। तो यह चर्चा तो बनना लाजमी है। हुआ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। बिठाकर आमने सामने वाला जो इंटरव्यू है वो दिया है लेक्स फ्रीडमैन को। तो आज के सेशन में ये जानेंगे कि कौन है लेक्स फ्रीडमैन, इंटरव्यू की खासियत क्या है। लगभग 3 घंटे का ये इंटरव्यू है जो दिया गया है। ऐसे में बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनली अगर इस बात को देखा जाए तो प्रधानमंत्री का चाइना को लेकर के इस समय पर दिया गया बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इसी वजह से हेडलाइंस बनती है कि चाइना के साथ भारत का एलिफेंट ड्रैगन डांस आने वाले समय की सुर्खी बनेगा। इंडिया को एलिफेंट कहा जाता है और चाइना को ड्रैगन कहा जाता है, दोनों एक दूसरे को इस तरह से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए ये किस तरह से रुख लेगा वो सारी बातें आज के सेशन में, और कैसे क्या यह संभव है, प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं, क्या कभी कोई ऐसी ऐतिहासिकता रही है, वो सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी। हालांकि मैं भारत और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस से ऊपर एक और विषय पर सेशन क्रिएट कर रहा हूं, जल्दी ही वो आपको मिलेगा और उसमें होगा ये कि हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में इतना बड़ा अंतर हो गया। हमारी उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, प्रॉपर एक अच्छा वीडियो उस पर लेकर आएंगे। खैर, फिलहाल के लिए भारत, चाइना और अमेरिका इस लव ट्रायंगल के अंदर 3 देश हैं और इन तीनों के बारे में चर्चा एक इंटरव्यू से निकल कर आती है और यह इंटरव्यू लेक्स फ्रीडमैन नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। अब थोड़ा सा जान लें लेक्स फ्रीडमैन कौन है। टेक्निकली इस वीडियो के बाद में शायद आप उस वीडियो को और डिटेल में देखने जाएं, तो मेरा उद्देश्य आपको इनका इंटरव्यू प्रमोट करना नहीं है कि आप जाइए और इनका वीडियो देखिए, ऑलरेडी आप तक किसी ना किसी माध्यम से पहुंच गया होगा। लेकिन फिलहाल जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि ये यूट्यूब पर लगभग 4.5 मिलियन फॉलोअर रखने वाले एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये कंप्यूटर साइंटिस्ट कहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर कहिए, और उससे भी कहीं ऊपर ये एमआईटी के अंदर काम करने वाले, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाले रिसर्चर कहिए, के रूप में ज्यादा पहचाने जाते हैं। लेक्स फ्रीडमैन, जिनके बारे में यूट्यूब पर जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को एक पॉडकास्टर ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन इनकी जो यूट्यूब जर्नी है उससे ज्यादा इनकी एकेडमिक जर्नी बहुत चर्चा में रहती है। एकेडमिक जर्नी चर्चा में क्यों रहती है? अगर आप यहां पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इनका नाम एसोसिएट देखते हैं तो इसका एक थोड़ा सा इतिहास भी है जो मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। आप 41 वर्षीय हैं और जब यूएसएसआर हुआ करता था उस समय आप ताजिकिस्तान में, आज के ताजिकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे। फिर बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और 1991 के बाद जब अलग अलग देश बन गए, 15 देश, उस समय आप यहां से शिफ्ट होकर अमेरिका चले गए। बाकी पढ़ाई इन्होंने अमेरिका में की। अमेरिका में आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपने टेस्ला जब ड्राइवरलेस कार के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी, या कहिए तो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जब ड्राइवरलेस कार के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी, उस समय 2019 में इन्होंने एक ऐसा रिसर्च पेपर एमआईटी से पब्लिश किया था। एमआईटी वर्ल्ड के अंदर अगर टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स का काम काउंट किए जाएं, कैलटेक या एमआईटी, ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी पहचान रखते हैं। तो इन्होंने वहां रहते हुए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और जो इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया उस रिसर्च पेपर का फायदा इलॉन मस्क को डायरेक्टली हुआ। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि एमआईटी की रिसर्च थी और एमआईटी की रिसर्च ने एक तरह से बैक किया था इलॉन मस्क के ड्राइवरलेस कार को, या फिर ये कहिए कि जो ड्राइवर के लिए उन्होंने फैसिलिटीज विकसित की हैं, बिना ड्राइवर के भी काम किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप टेस्ला की कार्स में बैठते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, जैसे लेन असिस्ट है या एडास फीचर है, तमाम तरह के फीचर्स उन्होंने जो डाले हैं उनको इसकी रिसर्च ने काफी ज्यादा बल दिया था। हालांकि इनके साथ में काफी सारी कंट्रोवर्सीज एआई रिसर्चर्स के साथ भी जुड़ी रही कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, बट एनीवे, इसके चलते इन्हें इलॉन मस्क का रिकॉग्निशन मिला कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी रिसर्च की है। तो 2019 की इनकी रिसर्च के चलते आज तक ये एमआईटी के साथ एज ए साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं।
दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशन के साथ एज ए रिसर्चर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में ये अपने उस प्रोफाइल के साथ साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके पॉडकास्ट एलॉन मस्क के साथ कई बार देखे जा चुके हैं। साथ ही साथ ट्रंप के साथ इनकी बातचीत, जेलेंस्की के साथ इनकी बातचीत, मार्क जकरबर्ग के साथ इनकी बातचीत, मतलब तमाम प्रकार के, चाहे खेल की कोई हस्ती हो उनके साथ में इनकी बातचीत, तमाम बातचीत जो है वो इनके सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब पर उपलब्ध है। ट्विटर पर भी इनकी मास फॉलोइंग है और एलॉन मस्क के साथ इनकी जो बातचीत है वो टेक्नोलॉजी को लेकर या टेक्नोक्रेट्स के साथ जो इनकी बातचीत है वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। अब आते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। तो एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू प्रस्तावित किया और उन्होंने इंटरव्यू जब लेने आ रहे थे फरवरी के अंदर, तब कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से जब इंटरव्यू लूंगा उस समय खुद भी फास्ट पर रहूंगा। ये कुछ ऐसी कैच लाइंस हैं जिससे कि आप अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं, वो इसे बेहतर तरीके से मीडिया मैनेज करना आता है। आज भारत की पूरी मीडिया एलेक्स फ्रीडमैन की चर्चा कर रही है, इंक्लूडिंग मैं भी आपसे वही चर्चा कर रहा हूं कि ये कौन है, और ये इसका बढ़िया पीआर गेम है जो अच्छे से चल रहा है। खैर, फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं इस चर्चा के ऊपर। लेकिन उस चर्चा से पहले जब ये फरवरी में यहां आए तो इन्होंने प्रधानमंत्री की यह तारीफ करते हुए कि आप 9 दिन उपवास पर रहते हैं, मैं भी आपके साथ इंटरव्यू जब करूंगा तब उपवास पर रहूंगा, यह बात इन्होंने बोली। और फिर इंटरव्यू के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री को बताई भी ये बात। भारत जब ये आए थे उस समय अर्थक्वेक आया था, तब इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी थी। फरवरी में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था आफ्टर एडिटिंग और काफी सारी चीजें होने के बाद, जो अक्सर होता है, इंटरव्यू रिकॉर्ड पहले हो जाते हैं, आते आते काफी टाइम लगता है। अब फाइनली वो वीडियो लाइव हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ इनका ये वीडियो इनके वीडियोस की श्रेणी में 460वां इंटरव्यू है, जिसे काफी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा सुना और देखा जा रहा है। ठीक है, उसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने लेक्स फ्रीडमैन से बात करते समय चाइना के विषय पर अपनी राय रखी। अब देखिए, दो बहुत बड़ी बातें हैं। जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात रख रहे हैं तो 1 महीने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, अगर वो अब आया है तो प्रधानमंत्री की बातें रिकॉर्ड होने के बाद एडिटिंग में भी गई होंगी, कई सारे वॉइस टाइटल्स भी डले होंगे, कई और भाषाओं के अंदर भी अनुवादित हुई होंगी, तमाम चीजों से गुजरती हैं। और इनकी जो बातें हैं वो बातें बड़ी ही सोच समझकर की गई बातें हैं। कैसे कि पता है कि लेक्स फ्रीडमैन और इलॉन मस्क के बीच का क्या रिलेशन है, किस तरह से अमेरिका में उसे पहचान प्राप्त है, ट्विटर पे जिसके 4.2 मिलियन फॉलोअर हैं, जिसके ट्वीट को ही 14 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री को भी पता था कि अगर वैश्विक स्तर पर मुझे बात पहुंचानी है तो लेक्स फ्रीडमैन को अच्छा इंटरव्यू देना फायदेमंद रहेगा। जैसे चुनाव के समय पर भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत से मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए जाते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के द्वारा पता है कि इस समय जो भी चल रहा है, चाहे ट्रंप के प्रभाव चल रहे हों, चाइना भारत का रिलेशन चल रहा हो, इन विषयों पर अगर इस दौर में बात की जाए तो ये आने वाले समय के लिए अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनेगी। और ऐसा हुआ भी। और आजकल पॉडकास्ट का जो उपयोग है, जैसे अपने देश के अंदर स्मिता प्रकाश जी जब कोई पॉडकास्ट करती हैं तो एएनआई की तरफ से पॉडकास्ट होता है, लेकिन वो उसको बाद में न्यूज मीडिया को बांट देती हैं, फिर वही क्लिप्स बन करके न्यूज बन जाती हैं। आजकल पॉडकास्ट अपने आप में न्यूज सर्कुलेशन का भी एक बड़ा एक वो बन चुका है, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन चुका है। एनीवे, फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री का जो बयान है वो आप यहां से तो सुन नहीं पाए, तो मैं अब आपको, क्योंकि अगर मैं चला भी दूं तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए, इसलिए जो बातें कही वो मैं आपको बोलकर सुना देता हूं, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में कहा कि भारत चीन का सहयोग केवल हमारे दो देशों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए जरूरी है। 21वीं सदी एशियाई देशों की सदी है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, यानी कि दो देशों के बीच का कंपटीशन होना स्वाभाविक है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक और बात यहां पर कही और इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि पुराने रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं कि भारत और चीन एक वक्त दुनिया की जीडीपी को 50% से अधिक योगदान देते थे। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध थे, जिसे हम भविष्य के लिए मजबूत रखना चाहते हैं। यह बात अपने आप में एक तरफ इशारा करती है कि ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन एक दूसरे के साथ थे, नंबर 1। नंबर दूसरा, हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। नंबर तीसरा, जब आप इतिहास को दोहराकर आगे की बात करते हैं तो फिर आप ये
उम्मीद दिखाते हैं कि जब दो पड़ोसी साथ में रहते हैं तो मतभेद होना लाजमी है। एक परिवार में भी मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर हो कि ये मतभेद विवाद में ना बदलें। हम इसी दिशा में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। कलह की बजाय हम बातचीत पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल बातचीत के जरिए ही हम एक स्थिर और सहयोगी संबंध बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने चीन के विषय पर जो अपनी राय रखी, उस राय के आधार पर अब मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी इसी वीडियो के माध्यम से बता सकता हूं। तो जहां तक बात है इसकी कि आज प्रधानमंत्री के बयान का असल मायना क्या निकाला जा रहा है, तो मायना यह कि भारत और चीन क्या वापस नजदीक आ रहे हैं। तो देखिए, यह बात तो रशिया ने पहले ही हम दोनों के बीच में शुरू करवा दी थी, इन दोनों के बीच बढ़िया हैंडशेक करवा करके। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद जब भारत और चीन एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट करने के लिए आ गए थे, उसके बाद जिस तरह से दोनों देशों को एकदम वापस से बैक टू स्टेजेस किया और बैठा करके दोनों की बातचीत करवाई, और उसके बाद यह तय हुआ कि आगे से हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार रखेंगे। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन अपने एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75वीं वर्षगांठ में एंट्री कर रहे हैं। सन 2025 हम लोगों के 75 वर्ष की पूर्णता को दर्शाता है, आपसी रिश्तों की, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिश्तों की। वर्ष 1950 में दोनों देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए थे एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। अच्छा, अब ऐसे में प्रधानमंत्री का इतिहास को लेकर के जो बातें कही गई, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चीन का इतिहास बहुत प्राचीन है। चीन कभी भी प्राचीन काल से उतना समृद्ध नहीं रहा जितना भारत था। ये वो इंटरव्यू के तथ्य हैं। चीन ने भारत से बहुत कुछ सीखा है, जैसे भारत से ज्ञान, धर्म, संस्कृति। अब जब बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म भारत से ही चाइना गया था, और भारत ने चीन से वस्त्र, कागज, खान पान और परंपराएं ली हैं। तो दोनों के इतिहास को याद करके फ्यूचर को सकारात्मक रूप देने का जिस कालखंड में प्रयास किया गया है, यह काफी मायने रखता है। बात और इतिहास की हो तो जो प्राप्त जानकारी है वो ये कि जब हम भारत खंडे जम्बू द्वीप पे बात करते हैं, तो जम्बू द्वीप के जो प्रमुख 9 देश हुआ करते थे, उनमें से एक चीन हुआ करता था, आज का चीन। उस समय इसे हरिवर्ष कहा जाता था। आज का चीन अगर देखा जाए तो वह हरिवर्ष, भद्राश्व और किम पुरुष नाम के देशों से मिलकर के बना होता था, अगर प्राचीन काल के अंदर आप जाकर देखते हैं। पौराणिक उल्लेख की भी अगर बात करते हैं तो महाभारत का जो सभा पर्व है, उसमें कीटज और पट्टज कपड़े का चीन से संबंध का उल्लेख मिलता है। जानकारी मिलती है कि युधिष्ठिर के द्वारा जो राजसूय यज्ञ था, उसमें जो पश्चिमोत्तर प्रदेश थे, उसके अनेक निवासी जैसे शक, तुषार, कंक, रोमश, ये सब भेंट स्वरूप चाइना से रेशमी वस्त्र लेकर आया करते थे। महाभारत के सभा पर्व में, जिसके अंदर यह चर्चा है, उसमें चीनियों का शकों के साथ जो संबंध था, उसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं उस महाभारत के काल से निकल करके एंशिएंट काल पर। एंशिएंट काल में चीन सिल्क प्रोडक्शन का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। चाइनीज सिल्क को वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, यानी कि यूरोपियंस के द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। ठीक इसी प्रकार से मध्य दुनिया जो है उसके द्वारा भी पसंद किया जाता था। असल में इसका एक बड़ा कारण था। रेशम की खूबसूरती यह थी कि यह सर्द में गर्म और गर्मी में ठंडक का एहसास दे सकता था। चीन रेशम उत्पादन और कागज के लिए दुनिया में विख्यात था। यही कारण है कि रेशम के ट्रांसपोर्ट के लिए बाई लैंड एक रूट बनाया गया था, जिसे आज भी सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में जो शी जिनपिंग हैं, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आए हैं, असल में ये ओल्ड सिल्क रूट को ही वापस से रिवाइव करने का प्रयास है, जिसमें चाइना से होकर के जो ये रूट निकलता था, ये भारत के उत्तर से होते हुए, भारत का तत्कालीन उस समय का भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो इस तरह से निकलते हुए ये ईरान होते हुए इराक, सीरिया, फिर टर्की, और फिर यहां पर ये जो इस्तांबुल वाला स्थान है, जिसे उस समय पर कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, कॉन्स्टेनोपोलिस जिसे इंग्लिश में कहा जाता था, वहां से होकर यूरोप में एंट्री करता था। इसको हम लोग जब इतिहास पढ़ाते हैं उस समय भी जिक्र करते हैं, पढ़ाते हैं, तब इसका जिक्र होता है कि कैसे जब यहां पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ, तब जाकर यूरोपियंस ने भारत की तलाश में इस तरफ से समुद्री रूट अख्तियार किया, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये ठंडे प्रदेश हैं जहां से यात्राएं बहुत आसान नहीं है। तो यूरोप का एशिया से जो लैंड कनेक्टिविटी है, वो इसी कॉन्स्टेनोपोलिस से होकर, यानी कुस्तुनतुनिया आज का जो इस्तांबुल है, यहां से होकर हुआ करती थी। लेकिन जब इस क्षेत्र पर कब्जा हुआ,
उस समय के बाद ही यूरोपियन देशों को भारत की तलाश के लिए समुद्र का रूप लेना पड़ा, समुद्र का रूट लेना पड़ा। पुर्तगाल को सबसे पहले अपने जो यात्री निकालने पड़े और वो इस उम्मीद में निकले थे कि धरती गोल है, तो ऐसे में अगर हम चलते चले जाएंगे तो जस्ट सामने मतलब जस्ट सामने ही अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते ही इंडिया के दीदार हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में उन्हें इंडिया के स्थान पर अमेरिका मिल गया था और वहीं से फिर अमेरिका के अंदर यूरोपियंस का जाना शुरू हुआ था। तो भारत की खोज ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। खैर, ऐसे में यूरोपियंस के साथ जो चाइना का संबंध था, उसमें जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो इंडियंस हुआ करते थे। तो भारतीय व्यापारी चीनी सामान को लेकर यहां जाते थे। और ये चीजें आप लोगों को जब आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं तब भी आपको पता चलता है कि किस तरह से विहारा और चैत्या हुआ करते थे, किस तरह से लोग वहां पर मतलब रेस्ट किया करते थे इन रूट्स के माध्यम से यात्रा करते हुए। एक और मैं इतिहास से जुड़ी एक जानकारी यहां पर एडिशनल ऐड कर देता हूं कि जब कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो स्वाभाविक है कि यहां कोई वस्तु बेचा है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ प्रीशियस धातु लेकर आया होगा, गोल्ड लेकर आया होगा, या फिर उसकी एवज में कोई और ऐसा पदार्थ लेकर आया होगा जो वस्तु विनिमय के माध्यम से लाया गया हो। प्रीशियस स्टोन्स हो सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय व्यापारी जब इंडिया पहुंचते थे तो बड़ी मात्रा में अपने साथ बहुमूल्य धातुएं लेकर आते थे। गोल्ड का बहुतायत में भारत में आगमन होता था। यही कारण है कि आप जब भी भारत के बारे में इतिहास में सुनते हैं तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया की ऐतिहासिकता क्या है कि हमारे व्यापारियों ने व्यापार करके गोल्ड बड़ा कमा लिया था। अब जब गोल्ड हमने कमा लिया, अच्छा, दुनिया में उस समय भारत और चाइना वर्ल्ड के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन थी रहने के हिसाब से। अब उसकी थोड़ी ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस भी समझ लेते हैं। असल मायने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास यानी कर्क रेखा के आसपास की जो ज्योग्राफी है वो रहने के लिए बेहतरीन ज्योग्राफी कंसीडर की जाती है, क्योंकि टेम्परेट रीजन से ऊपर के जो जोन है वो फ्रिजिड जोन है जहां बर्फ रहती है, जो रहने के लिए बहुत सुगम क्षेत्र नहीं है। तो टेम्परेट से और ट्रॉपिक के बीच के जो क्षेत्र हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र रहने के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। और भारत के केस में बहुत अच्छी प्राकृतिक उपलब्धता ये थी कि हमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये प्रॉपर तरीके से सिंचित करती थी, फिर चाहे इंडस हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो या फिर गंगा और यमुना हो। इसके चलते भारत में बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध था जहां कृषि हो सकती थी। तो देखिए, व्यापारी हम थे ही और व्यापारियों का व्यापार यहां पर बड़ी मात्रा में बहुत सारे रिसोर्सेस ले आया, रहने के लिए बेहतरीन जगह हमारे पास उपलब्ध थी। ठीक ऐसा ही हाल चाइना का भी था। चाइना में भी हिमालय से निकली हुई बहुत सी नदियां जाती थी और नदियों के साथ साथ समुद्र तट और कर्क रेखा के आसपास की बसावट, यहां पर भी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन का विकास की। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आज के क्षेत्र में जिस जगह को आप सुनते हैं, ये जितने भी अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, इराक, ये क्षेत्र तब भी बंजर थे, आज भी बंजर हैं। ये तो ऑयल वगैरह के चलते में हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन यहां से जब रूट होकर निकलते थे तो ये लोग देखते थे कि यार ये अमीर लोग जाकर रहते कहां हैं। तो अमीरों की जगह यही थी, इंडिया और चाइना। इंडिया के साथ चाइना को फायदा यह था कि हिमालय से एंट्री इस तरफ बड़ी आसान थी, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये रूट बड़ा आसान था अटैक करने के लिए। यही कहते हैं कि जब मध्यकाल की आप बात करते हैं तो उस समय पर जो भारत में इन्वेडर्स आते थे, उन इन्वेडर्स की जर्नी का रूट भी यही वाला हुआ करता था कि भाई अगर भारत से पैसा लूट कर लाना है, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप बड़े सेठ रहेंगे तो ही आपके घर में लूट खसोट की बात होगी, तभी आपको ये जो चवन्ने टाइप के डॉन घूमते हैं ये धमकी देंगे, हूल देंगे कि हिसाब पैसा दे दो नहीं तो जान ले लेंगे तुम्हारी। और अमीरों के अंदर एक नेचर होती है कि वो कहते हैं कि जान बहुत कीमती है, 2-4 रुपए में तुम जैसे 2-4 लोग पल जाएं तो बुराई नहीं है। और इसी तरह से धीरे धीरे अपराधी पनपने भी लगते हैं। ऐसे में ये वाला जो क्षेत्र था, यहां पर यहां से अफगानिस्तान से आपने जब भी सुना है मंगोल्स आए, मुगल्स आए, ये जितने भी लोगों को सुनते हैं अफगान आक्रांता आए, तो ये आक्रांता बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, ये भिखमरे और भुखारी लोग थे जो आते इसलिए थे कि अमीरों को लूटने चलना है। असल में जिसको कोई रोजगार नहीं मिला वही अपराध अपनाता है, तो इनके पास संसाधनों का अभाव था। और ऐसे में ये लोग यहां आकर के भारत में ही रहना क्यों पसंद किए, उसके पीछे का भी कारण था कि रहने के लिए यहां पर उनको बेहतरीन जगह मिल रही
नहीं है, ये बंजर भूमि है। अफगानिस्तान में कभी कोई फोटो भी अखबार में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर कोई पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा। सब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चल क्या रहा है, एकदम वीरान बीहड़ पड़ा हुआ है। ये सारे क्षेत्र एकदम लुटे पिटे हैं। ऐसे में भारत इनके लिए एक ड्रीम लोकेशन हुआ करता था। जैसे आज आप लोग यूरोप के बारे में सुनते हैं कि वहां पर समृद्धि आ चुकी है, उसका अपना इतिहास है, कभी उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए भारत और चीन इसलिए इन सब चीजों को अट्रैक्ट किया करते थे। खैर, अब ये थोड़ा इतिहास से निकालकर मैंने ये बात यहां डाल दी, अब मैं और आगे लेकर चलता हूं। ये सारा वो रूट है जो चाइना के लिए निकला करता था, और भारतीय जो ट्रेडर्स थे वो इसके अंदर बड़ा भूमिका निभाते थे। चीनी सिल्क को ले जाने में, भारतीय मसालों को ले जाने में ये रूट का उपयोग होता था। मतलब एक हाईवे बना हुआ था, जैसे आज समुद्री मार्ग बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड ऑल से होकर के, स्वेज कैनाल से होकर के, रेड सी से होकर के, ठीक इसी तरह से उस समय ये रूट निकला हुआ था जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता था। चलिए, जब भी कोई देश व्यापार में होते हैं तो व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक एक्सचेंज भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हमारे देश के अंदर जिंगल बेल बजने लगता है। दिसंबर 25 आती है तो संता ऐसा लगने लगता है कि संता ने तो भाई साहब भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही त्योहार का रूप ले लिया है, जबकि वास्तविकता में ये क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट आपके देश में कर रहा है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि आपके देशों में व्यापार है, सांस्कृतिक बोलचाल की भाषाएं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं, खान पान एक्सचेंज हो रहा है, तो त्योहार भी एक्सचेंज होने लगते हैं। भारत और चीन का इतिहास भी ऐसा ही रहा। जब हमारे बीच इतना व्यापार हो रहा है, आपका माल भारतीय लेकर जा रहे हैं, तो आप भी तो हमसे कुछ लेकर जाओगे। तो भारतीयों की सांस्कृतिक समृद्धता बहुत जबरदस्त थी। भारत फिलॉसफी का, संस्कृति का केंद्र था। तो ऐसे में ये लोग जब भारत आते थे तो संस्कृति का उन्नति देखते थे। बुद्धिज्म भारत में पनपा। बुद्धिज्म की वजह से आपने यहां से बुद्धिज्म की विरासत ली और उसे लेकर के चाइना गए। तो चाइना में जो बुद्धिज्म है वो भारत से गया हुआ ही बुद्धिज्म है। तो कहते हैं कि बुद्धिज्म का प्रसार भारत से निकले हुए बुद्धिज्म का ही वहां हुआ था। चीन के अंदर हान वंश के सम्राट हुआ करते थे मिंगती, उनके समय में इसका व्यापक प्रसार हुआ था। वो कहते हैं उनको सपने में यह बात आई थी कि गौतम बुद्ध के उनको दर्शन हुए और उन्होंने अपने दूतों को भेजकर भारत से बौद्ध भिक्षुओं को बुलवाया, बौद्ध ग्रंथ को मंगवाया कि यहां लेकर आओ, इन्हें हम पढ़ेंगे, और यहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। चौथी शताब्दी में फिर फाइयान और छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर युवांग शुआंग जो है वो भारत भ्रमण पर आए, और तो यहां से बड़ी संख्या के अंदर भारतीय ग्रंथों को लेकर चले गए और चाइना के अंदर बड़ी संख्या में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दुनिया में यह बात बहुत सत्य है कि भारत ने लोगों को सांस्कृतिक विरासत दी है, हमने लोगों को जीवन शैली दी है, हमने लोगों को फिलॉसफी दी है, समझने की शक्ति दी है, जो कि सबसे ऊपर का श्रेष्ठ चीज माना जाता है। कहा जाता है कि इंसान में और जानवर में अंतर क्या है, कि इंसान सोच पाता है, और सोचने में जो फिलॉसफी है, ये एक्सट्रीम थॉट है जीवन जीने की, वो भारत में विकसित हुई है और इसका हमें प्राउड होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आज का जो हमारा समय है, जो भौतिकतावादी समय है, उसमें हम विलासिता को अपनी प्रेरणा मानते हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर मैं उस डेटा को जिसे प्रधानमंत्री ने कोट किया है उसे आपके साथ लाने का प्रयास करूं, तो आप इसे यहां देखें। इंडिया और चाइना का जो डेटा है वो हमें मिला है कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया जो जेद्दा में है उसकी वेबसाइट से, जहां पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि एक समय पर भारत और चीन दुनिया का आधा व्यापार रखते थे, वो आधी जीडीपी रखते थे। उस फिगर को आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिलियन डॉलर में अगर हम बात करें, जीडीपी इन मिलियन डॉलर, तो आप सन 1700 की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया 90,750 मिलियन डॉलर का जीडीपी था, तो चाइना 82,800 मिलियन डॉलर का जीडीपी था। टोटल दुनिया 3,71,000 मिलियन डॉलर का है। तो ऐसे में ये दोनों लगभग 170 मिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे थे। तो आधे से ज्यादा जीडीपी भारत और चाइना मिलकर रखते थे। लेकिन समय बीतता गया, कट टू शॉर्ट में सीधा आज के समय में लेकर आता हूं। धीरे धीरे लोगों के बीच में, अच्छा, भारत और चीन के बीच की जो जिस तरह से सांस्कृतिक विरासत ने दोनों को करीब किया, सांस्कृतिक कारण ही थे जो दोनों के विवाद का भी बड़ा कारण बने, जिसमें तिब्बत के अंदर जो कन्फ्लिक्ट ऑफ तिब्बत है, जिसको लेकर के दलाई लामा का भारत आगमन बड़ा वजह माना जाता है। तो उस चलते भारत और चीन के बीच 1962 की जंग हुई। और रिसेंट अगर मैं सीधा टू द पॉइंट लौट कर आता हूं, अदरवाइज ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो ऐसे में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, ये दो बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें भारत और चाइना के बीच में तलवारें खिंच गई। खैर, अभी की बात यह है कि 2020 के बाद से लेकर 5 साल बीतने के बाद का जो समय है, उसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ फिर से आने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करके हम लोग फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस बात को लेकर के जब चाइना से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने आपके बारे में कुछ अच्छा बोला है, तो चाइना ने भी इसमें बड़ी उम्मीद जताई और चाइना के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को बहुत पॉजिटिव रिमार्क के साथ लिया। कहा कि भाई ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि भारत चाइना 75वीं जो दोनों देशों के बीच की डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसकी एनिवर्सरी को मनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह की सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री रखते हैं। भारत और चीन का जो ये 2000 साल से अधिक का रिलेशन है, अगर आगे आने वाले समय में ये सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, तो इससे चिंता इन्हें होगी। क्यों चिंता होगी? क्योंकि ये हम सबको एक साथ हड़काए पड़े हैं। इन्हें लगता है कि आजकल इनके पास में कोई जादुई चीज आ गई है, जिसके चलते ये पूरे टाइम चाइना को धमका रहे हैं, फिर कहते हैं भारत को कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, भारत तो टैरिफ किंग है। तो ऐसे में टैरिफ वॉर के चलते चाइना को जिस तरह से ट्रंप ने हाल ही के समय के अंदर बार बार टैग किया है, क्योंकि उसे फिर से डर है कि चाइना फिर से पुराने इतिहास की तरफ लौट रहा है, वापस उतना ही समृद्ध होता जा रहा है। भारत को आवश्यकता है कि इस कालखंड को समझे और चीन के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, मेक इन इंडिया को कितना व्यापक बनाया जा सकता है, दुनिया के लिए हम सप्लाई चेन सिस्टम को कैसे बड़ा कर सकते हैं, भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत को बहुत सी सीखें चाइना से सीखने की है और साथ में रहते हुए अगर हम ये सीखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि चाइना और भारत को ट्रंप द्वारा वास्तविकता में एक दूसरे के नजदीक लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स नेशंस को यह कहते हुए कह देना कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन की कल्पना की तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो यह भारत और चाइना के लिए एक अवसर की तरह है और भारत को इस अवसर को आगे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। लेकिन हां, भारत और चाइना के ट्रेड में जिस तरह की असमानता है, भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है चाइना के साथ व्यापार करके, आवश्यकता है कि हम उसे कम करें। भारत भी अपने यहां के प्रोडक्ट्स को वहां भेजे, बॉर्डर पर स्थिरता के साथ हम आगे बढ़ें और दुनिया को ये दोनों की जो मित्रता है, भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं, वो दुनिया के लिए वापस इतिहास की तरह कोई नई लेसन देकर जाएं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज के सेशन में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।